वेलकम बैक गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जहाज की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर उभर कर आती है। एक बहुत बड़ा शानदार रॉयल शिप और उसके साथ जुड़ी एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। ये कहानी है आरएमएस टाइटैनिक की। एक ऐसा जहाज जिसे उस जमाने में न डूबने वाला जहाज तक कहा गया, लेकिन अपनी पहली ही यात्रा में ये समुद्र की गहराइयों में समा गया। टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं था, ये इंसानी कॉन्फिडेंस, इंजीनियरिंग का कमाल, सोशल क्लास का सच और एक दर्दनाक सबक का नाम है। इस वीडियो में हम टाइटैनिक की कहानी को बिल्कुल शुरू से समझेंगे। टाइटैनिक बना कैसे, इसमें कौन सफर कर रहा था, वो रात क्या हुआ जब आइसबर्ग से टक्कर हुई, और कैसे कुछ ही घंटों में दुनिया का सबसे शानदार जहाज समुद्र के नीचे चला गया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि टाइटैनिक की असली कहानी फिल्मों से भी ज्यादा इमोशनल, शॉकिंग और अनबिलीवेबल है। तो टाइटैनिक का आइडिया कैसे आया आखिर? 1900 सन के आसपास का जमाना था। दुनिया में समुद्री सफर बहुत इम्पोर्टेंट था। यूरोप से अमेरिका तक लोग बड़े बड़े जहाजों से सफर करते थे। उस वक्त कई शिपिंग कंपनीज आपस में कंपटीशन कर रही थी। सब चाहते थे कि उनका जहाज सबसे बड़ा हो, सबसे फास्ट हो, सबसे लग्जूरियस हो। इन्हीं कंपनीज में एक बहुत बड़ी कंपनी थी, ब्राइट स्टार लाइन। ब्राइट स्टार लाइन ने डिसाइड किया कि वो ऐसे शिप बनाएगी जो सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि इतने लग्जूरियस हो कि दुनिया उन्हें देखकर हैरान रह जाए। इस भी स्पीड से ज्यादा उनका फोकस था कंफर्ट, लग्जरी और प्रेस्टीज पर। इसी प्लान के अंदर तीन बड़े शिप्स का प्रोजेक्ट शुरू हुआ: ओलंपिक, टाइटैनिक, ब्रिटेनिक। इन तीनों को एक ही क्लास में रखा गया, जिसे ओलंपिक क्लास ओशन लाइनर कहा गया। इनमें से टाइटैनिक सबसे फेमस बना, लेकिन जिस वजह से फेमस बना वो बहुत दर्दनाक थी। टाइटैनिक का डिजाइन बनाया गया था हार्लैंड एंड वॉल्फ शिपयार्ड में, बेलफास्ट, आयरलैंड में। इस प्रोजेक्ट के पीछे एक बड़ा नाम था, जे ब्रूस, इसमें जो ब्राइट स्टार लाइन के चेयरमैन थे। और शिप के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में एक और इम्पोर्टेंट नाम था, थॉमस एंड्रूज, जो टाइटैनिक के चीफ डिजाइनर थे। टाइटैनिक का आइडिया सिंपल था, दुनिया को दिखाना कि इंसान इंजीनियरिंग और लग्जरी के लेवल पर कितना आगे बढ़ चुका है। अब बात करते हैं कि टाइटैनिक कितना बड़ा और लग्जूरियस था। जब टाइटैनिक बना तब वो अपने टाइम का सबसे शानदार और सबसे बड़ा पैसेंजर शिप में से एक था। इसका साइज ही लोगों को हैरान कर देने के लिए काफी था। टाइटैनिक लगभग 882 फीट लंबा था, 92 फुट से ज्यादा चौड़ा था, और इसका वेट यानी ग्रॉस टोनेज 46,000 टन से भी ज्यादा था। उस जमाने के हिसाब से ये एक इंजीनियरिंग मॉन्स्टर था। इसमें तीन प्रोपेलर्स, दो जायंट रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स और एक स्टीम टरबाइन लगी हुई थी। टाइटैनिक को चलाने के लिए बहुत ज्यादा कोल जलाया जाता था। इस जहाज के अंदर बॉयलर रूम्स, इंजन रूम्स और टेक्निकल सेक्शन इतने बड़े थे कि आज के मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेटअप की याद आ जाए। लेकिन टाइटैनिक को सिर्फ उसके साइज ने स्पेशल नहीं बनाया, इसको स्पेशल बनाया उसकी लग्जरी ने। टाइटैनिक के अंदर क्या क्या था? टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास सेक्शन में ऐसी फैसिलिटीज थी जो उस जमाने का सबसे बड़े होटल्स को टक्कर देती थी। ग्रैंड स्टेयरकेस, लग्जूरियस डाइनिंग हॉल, स्मोकिंग रूम, रीडिंग एंड राइटिंग रूम, तुर्किश बाथ, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, स्क्वाट कोर्ट, एलिगेंट केबिन्स, फाइन चाइना क्रोकरी, एक्सपेंसिव कारपेट्स, कर्व्ड वुड इंटीरियर्स, क्रिस्टल लैंप्स और रॉयल स्टाइल डेकोरेशन। फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए टाइटैनिक किसी फ्लोटिंग पैलेस से कम नहीं था। सेकंड क्लास भी काफी कंफर्टेबल था, इतना कंफर्टेबल कि उस जमाने के कई और शिप्स के फर्स्ट क्लास से भी बेटर माना जाता था। थर्ड क्लास, जिसे स्टीज भी कहा जाता था, वहाँ हम लोग इमिग्रेंट्स और मजदूर फैमिली ट्रेवल करती थी। उनके लिए कंडीशन फर्स्ट क्लास जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी टाइटैनिक का थर्ड क्लास उस वक्त के हिसाब से काफी बेटर माना जाता था। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझनी चाहिए, टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं बल्कि उस वक्त का सोसाइटी स्ट्रक्चर का एक चलता फिरता मॉडल था। ऊपर का डेक पर रिच और एलाइट लोग, बीच में मिडिल क्लास और नीचे लोअर क्लास और इमिग्रेंट फैमिलीज। यानी टाइटैनिक में सिर्फ लोग सफर नहीं कर रहे थे, समाज की क्लास सिस्टम भी साथ सफर कर रही थी। अब बात करते हैं अनसिंकेबल का टैग टाइटैनिक को आखिर कैसे मिला। टाइटैनिक को अक्सर अनसिंकेबल यानी न डूबने वाला जहाज कहा जाता है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा हिस्टोरिकल पॉइंट समझना जरूरी है। टाइटैनिक को ऑफिशियल
टाइटैनिक को ऑफिशियली कंपनी ने हर जगह खुलकर अनसिंकेबल एडवर्टाइज किया हो। ऐसे एग्जैक्ट लाइन हर सोर्स में सेम फॉर्म में नहीं मिलता, लेकिन टाइटैनिक के डिजाइन को इतना एडवांस माना जा रहा था कि लोगों के बीच ये इमेज बन चुकी थी कि ये जहाज प्रैक्टिकली डूब ही नहीं सकता। इसके पीछे एक रीजन था, बॉटल लाइट कंपार्टमेंट। टाइटैनिक के फुल हुल के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे। अगर शिप का किसी हिस्सा में पानी भी घुस जाए तो थियोरेटिकली वो पानी सिर्फ कुछ कंपार्टमेंट तक ही सीमित रहेगा और जहाज अफ्लोट रहेगा, मतलब तैरता रहेगा। इंजीनियरिंग लॉजिक ये था कि टाइटैनिक कुछ कंपार्टमेंट फ्लूइड होने के बाद भी तैर सकता है, यानी यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। और हिस्ट्री बार बार एक बात साबित करती है, जब इंसान टेक्नोलॉजी पर हद से ज्यादा भरोसा कर लेता है तब नेचर एक ही पल में उस भरोसे को तोड़ सकता है। अब ये बात आती है कि टाइटैनिक की पहली और आखिरी यात्रा कब हुई थी। टाइटैनिक की मेडन वोयेज यानी पहली ऑफिशियल यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुई। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से चला। इसका फाइनल डेस्टिनेशन द न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका था। रूट कुछ इस तरह था, साउथहैम्पटन से डिपार्चर, फिर फ्रांस के चेरबर्ग पर स्टॉप, फिर आयरलैंड के क्वीनस्टोन, आज का कॉप कहते हैं जिसे, पर स्टॉप, और उसके बाद सीधा अटलांटिक क्रॉस करके न्यूयॉर्क। टाइटैनिक पर टोटल 2200 के आसपास लोग सवार थे। एग्जैक्ट नंबर सोर्स के हिसाब से थोड़े वेरी कर सकते हैं, लेकिन रफली इतने ही लोग थे। इनमें पैसेंजर भी थे और क्रू मेंबर भी। टाइटैनिक पर किस टाइप के लोग सफर कर रहे थे? टाइटैनिक पर दुनिया के हर तरह के लोग मौजूद थे। फर्स्ट क्लास, बहुत अमीर बिजनेसमैन, हाई सोसाइटी फैमिलीज, इंडस्ट्रियल्स, सेलिब्रिटीज, वेल्दी ट्रैवलर्स। उनमें कुछ फेमस नाम भी थे, जैसे जॉन जैकब एस्टर आइवी, उस वक्त के सबसे अमीर आदमियों में से एक, बेंजामिन जोगेनहेम, इसिडोर स्ट्रॉस, मैसी डिपार्टमेंट स्टोर के को ओनर। सेकेंड क्लास, टीचर्स, प्रोफेशनल्स, क्लर्जीमैन, मिडिल क्लास फैमिलीज। थर्ड क्लास, इमिग्रेंट्स, मजदूर फैमिलीज, नए सपने लेकर अमेरिका जा रहे लोग, गरीब पर उम्मीद से भरे हुए पैसेंजर्स। ये लोग अमेरिका इसलिए जा रहे थे क्योंकि वहां उन्हें नई जिंदगी, नए मौके और बेटर फ्यूचर की उम्मीद थी। सोचो, किसी के लिए ये ट्रिप एक लग्जरी वेकेशन थी और किसी के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मौका। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सफर न्यूयॉर्क तक पहुंचने से पहले ही मौत का समुंदर में बदल जाएगा। टाइटैनिक पर जिंदगी का माहौल कैसा था? टाइटैनिक के शुरू के कुछ दिन काफी नॉर्मल और कंफर्टेबल गुजरे। फर्स्ट क्लास पैसेंजर रॉयल स्टाइल में डिनर कर रहे थे, लाइव म्यूजिक सुन रहे थे, सोशल इवेंट एंजॉय कर रहे थे। सेकेंड क्लास के लोग अपने हिसाब से सफर के मजे ले रहे थे। थर्ड क्लास के लोग भी उम्मीद और एक्साइटमेंट के साथ नए देश की तरफ बढ़ रहे थे। शिप पर रूटीन लाइफ चल रही थी। लोग डेक पर वॉक करते, फोटोज खिंचवाते, लेटर लिखते, खाना खाते, म्यूजिक भी सुनते, फ्यूचर प्लान डिस्कस करते। लेकिन इस भी बीच एक चीज बैकग्राउंड में चल रही थी, नॉर्थ अटलांटिक के डेंजरस आइस कंडीशंस। अप्रैल के महीने में नॉर्थ अटलांटिक में आइसबर्ग मिलना अनकॉमन नहीं था। कई शिप ने वायरलेस मैसेजेस के थ्रू टाइटैनिक को आइसबर्ग वार्निंग भेजी थी, मतलब रूट के आगे आइस फील्ड और फ्लोटिंग आइस के बारे में अलर्ट मिल रहे थे। वार्निंग आई थी, इंफॉर्मेशन थी, डेंजर का अंदाजा भी हो सकता था। लेकिन टाइटैनिक अपनी स्पीड और शेड्यूल के साथ आगे बढ़ता रहा। यहीं से कहानी धीरे धीरे ट्रेजेडी की तरफ बढ़ रही थी। 14 अप्रैल 1912 की वो रात, डेट थी 14 अप्रैल 1912। ध्यान से सुनिएगा। रात का वक्त था, समुंदर बहुत शांत था, हवा ज्यादा तेज नहीं थी, आसमान साफ था। पहली नजर में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसी कामनेस में एक खतरा छुपा हुआ था। जब समुंदर बिल्कुल शांत होता है तो आइसबर्ग के बेस पर टूटने वाली लहरों की चमक कम दिखाई देती है। ऐसे में आइसबर्ग को दूर से देखना और मुश्किल हो जाता है, खासकर रात के अंधेरे में। टाइटैनिक के लॉकआउट क्रू मस्त पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उनका काम था आगे देखना और किसी भी डेंजर को स्पॉट करना। रात लगभग 11:40 PM के आसपास लुकआउट फ्रीडरिक फ्लीट ने आगे एक अंधेरी सी बड़ी चीज देखी। वो आइसबर्ग था। उसने तुरंत वार्निंग बेल बजाई और ब्रिज को फोन किया। आइसबर्ग राइट अहेड, मतलब आइसबर्ग
आने वाला है। ब्रिज पर ऑर्डर दिया गया। हार्ड ए स्टारबोर्ड ने उस जमाने के स्टीयरिंग कमांड सिस्टम के हिसाब से जहाज को टर्न करने का ऑर्डर। इंजन्स को रिवर्स या स्टॉप करने की एक्शन ली गई। टाइटैनिक ने टर्न करने की कोशिश की, लेकिन टाइटैनिक बहुत बड़ा था और जब तक आइसबर्ग क्लियरली नजर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिप आइसबर्ग से सीधा हेड ऑन क्रैश नहीं हुआ, बल्कि टाइटैनिक का स्टारबोर्ड साइड आइसबर्ग से स्क्रैप हुआ, यानी आइसबर्ग ने शिप के साइड को रगड़ दिया। ये देखने में शायद उतना ड्रामेटिक नहीं लगा होगा जितना फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन असली डैमेज बहुत खतरनाक था। आइसबर्ग ने टाइटैनिक के हल के नीचे और साइड पर कई जगह प्लेट्स को डैमेज कर दिया। इसी वजह से शिप के मल्टीपल बॉटल टाइट कंपार्टमेंट में पानी घुसना शुरू हो गया और यही टाइटैनिक प्रैक्टिकली डूम्ड हो चुका था। अब बात करते हैं थॉमस एंड्रूज को सच समझ आ गया था। कोलिजन के बाद शुरू में बहुत से पैसेंजर को लगा कि शायद कुछ खास नहीं हुआ। कुछ लोगों ने हल्का सा झटका फील किया, कुछ ने बिल्कुल नहीं। लेकिन शिप के लोअर डेक्स और मेल रूम के पास पानी घुसना शुरू हो चुका था। क्रू डैमेज इंस्पेक्ट कर रहा था। शिप डिजाइनर थॉमस एंड्रूज ने सिचुएशन देखी। उन्होंने क्विकली एस्टिमेट किया कि पानी कितने कंपार्टमेंट में घुस चुका है। प्रॉब्लम ये थी कि टाइटैनिक 4 कंपार्टमेंट तक फ्लूड होने पर शायद बच सकता था, लेकिन आइसबर्ग कोलिजन ने 5 या उससे ज्यादा फॉरवर्ड कंपार्टमेंट को डैमेज कर दिया था पहले ही। अब एक टेक्निकल प्रॉब्लम समझो। टाइटैनिक के वाटर टाइट बल्क हेड्स कंपार्टमेंट्स को अलग करते थे, लेकिन वो शिप के बिल्कुल टॉप तक नहीं जाते थे। जैसे जैसे आगे के कंपार्टमेंट पानी से भरते गए, शिप का फ्रंट हिस्सा नीचे झुकने लगा। फिर पानी एक कंपार्टमेंट से ऊपर के थ्रू अगले कंपार्टमेंट में गिरने लगा, बिल्कुल वैसे जैसे ट्रे के एक साइड को झुकाओ तो पानी नेक्स्ट सेक्शन में चला जाए। थॉमस एंड्रूज को समझ आ गया था टाइटैनिक डूबने वाला है और ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटे ही बचे हैं। सोचो उस पल को, दुनिया का सबसे शानदार जहाज जिस पर हजारों लोग हैं और उसका डिजाइनर खुद जान चुका है कि अब इससे बचना नामुमकिन। टाइटैनिक को बचाया नहीं जा सकता था। अगला स्टेप था लोगों को बचाना। अब इसमें आती है लाइफ बोट्स की सबसे बड़ी कमी, लेकिन यही टाइटैनिक की सबसे बड़ी और सबसे शर्मनाक गलती सामने आई। टाइटैनिक पर लाइफ बोट सब पैसेंजर के लिए काफी नहीं थी। शिप पर टोटल लगभग 20 लाइफ बोट थी, जिनमें करीब 1178 लोग ही बैठ सकते थे। 78 लोग, लेकिन शिप पर 2200 के आसपास लोग मौजूद थे। मतलब आधे से भी कम लोगों के लिए रेस्क्यू बोट्स अवेलेबल थी। आज के नजरिए से ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल लगता है और है भी, लेकिन उस जमाने के मैरीटाइम रूल्स पुराने थे और शिप के साइज के हिसाब से अपडेट नहीं हुए थे। रूल्स टेक्निकली इतनी बोट्स को अलाउ कर देते थे, साथ ही लाइफ बोट्स ज्यादा लगाने से डेक का लुक और लग्जरी डिजाइन इम्पैक्ट होता है और कुछ लोगों को लगता था कि ज्यादा लाइफ बोट्स से पैसेंजर्स डर सकते हैं, यानी सेफ्टी से ज्यादा अपीयरेंस और आउटडेटेड रूल्स को इम्पोर्टेंस दी गई और इसी एक डिसीजन ने हजारों जिंदगियों का फ्यूचर बदल दिया। अब बात करते हैं, इवैक्यूएशन शुरू होती है लेकिन कंफ्यूजन के साथ। कोलिजन के बाद लाइफ बोट्स प्रिपेयर की गई। क्रू को पैसेंजर को जगाना था, लाइफ जैकेट पहनानी थी और बोट्स लॉन्च करनी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शुरू में कई पैसेंजर सिचुएशन की सीरियसनेस समझ ही नहीं पा रहे थे। सोचो, शिप अभी भी सीधा खड़ा है, अंदर लाइट जल रही है, बैंड बज रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि सब कंट्रोल में है। इसलिए शुरू की कई लाइफ बोट्स हाफ एम्प्टी लॉन्च हुई, यानी उनमें जगह थी लेकिन लोग बैठे ही नहीं। एक और इशू था वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट पॉलिसी। इसका मतलब पहले औरतों और बच्चों को प्रायोरिटी देना। ये प्रिंसिपल कुछ जगह स्ट्राइक तरीके से फॉलो हुआ, कुछ जगह अलग इंटरप्रिटेशन के साथ। फर्स्ट क्लास पैसेंजर तक इंफॉर्मेशन और एक्सेस रिलेटिवली बेटर थी। थर्ड क्लास पैसेंजर के लिए सिचुएशन ज़्यादा खराब थी, उन्हें अपर डेक तक पहुंचने में दिक्कत हुई। लैंग्वेज बैरियर थे, शिप का लेआउट कंफ्यूजिंग था, गेट्स और बैरियर्स को लेकर काफ़ी डिबेट और कंट्रोवर्सी रही। टाइम कम था और पैनिक बढ़ रहा था, हर मिनट के साथ टाइटैनिक और नीचे जा रहा था। अब जो शुरू में एक ऑर्डरली एवोक्यूशन लग रही थी, वो धीरे धीरे
चाह उसमें बदलने लगी। टाइटैनिक पर उस रात के कुछ यादगार और दिल तोड़ देने वाले पल अब मैं आपको बताता हूँ। टाइटैनिक की ट्रेजेडी सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी, ये इंसानी रिएक्शंस, करेज, फेयर, सेक्रीफाइस और लव की भी कहानी है। उस रात कोई ऐसे सीन्स हुए जो हिस्ट्री का हिस्सा बन गए। बैंड का बजते रहना। टाइटैनिक का म्यूजिशियन ने रिपोर्टली लास्ट तक म्यूजिक बजाया ताकि पैसेंजर में पैनिक कम हो। इस बात का एग्जैक्ट डिटेल पर हिस्टोरियन में थोड़ी डिस्कशन मिलती है, लेकिन ये ब्रॉडली माना जाता है कि ब्रांड मेंबर्स ने अपनी ब्यूटी और हिम्मत का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल दिया। सोचो, जहाज डूब रहा है और लोग रो रहे हैं, ठंड से कांप रहे हैं, और कुछ म्यूजिशियन आखिरी पल तक म्यूजिक बजाकर लोगों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीन टाइटैनिक की कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा बन चुका है। इसीडोर स्ट्रॉस और उनकी वाइफ ईडा स्ट्रॉस, कहा जाता है कि जब उन्हें अलग होने का मौका मिला तो ईडा स्ट्रॉस ने अपने हस्बैंड को छोड़कर लाइफ बोट में जाने से मना कर दिया। उन्होंने अपने पति के साथ रहना चूज किया। ये टाइटैनिक की सबसे ट्रेजिक लव स्टोरी में से एक मानी जाती है। अब बेंजामिन जोजेनहेम रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने फॉर्मल कपड़े पहने और कहा कि वो एक जेंटलमैन की तरह मरने के लिए तैयार है। ये लाइन टाइटैनिक की कहानी में एक सिंबलिक इमेज बन गई। एक ऐसा पल जब कुछ लोगों ने पैनिक के बजाय डिग्निटी के साथ अपना एंड फेस किया। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ थे। उनके लास्ट मूवमेंट को लेकर अलग अलग अकाउंट्स मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो ब्रिज पर थे, कुछ अलग वर्जन बताते हैं। एग्जैक्ट डिटेल कंफर्म करना मुश्किल है, लेकिन ये क्लियर है कि वो शिप के साथ ही मर गए। थॉमस एंड्रूज, टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज को भी लास्ट बार शिप पर लोगों की मदद करते हुए देखा गया। कई अकाउंट्स के मुताबिक वो पैसेंजर को लाइफ जैकेट पहनाने और लाइफ बोट्स की तरफ भेजने में हेल्प कर रहे थे। एक डिजाइनर के लिए शायद इससे ज्यादा पेनफुल कुछ नहीं हो सकता, अपनी क्रिएशन को मरते हुए देखना। शिप का फ्रंट नीचे झुकने लगता है धीरे धीरे, जैसे जैसे पानी कंपार्टमेंट में भर रहा था। टाइटैनिक का फ्रंट सेक्शन यानी वो नीचे झुकता जा रहा था। इससे डेक का एंगल बढ़ने लगा। पैसेंजर को अब क्लियरली समझ आने लगा कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है। अब लोग लाइफ बोट्स की तरफ भागने लगे। पैनिक बढ़ गया। कुछ जगह क्रू को ऑर्डर मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था। टेम्परेचर बहुत लो था। नॉर्थ अटलांटिक का पानी ऑलमोस्ट फ्रीजिंग कंडीशन में था। अगर कोई पानी में गिरता तो उसके पास ज्यादा वक्त नहीं होता। टाइटैनिक पर डिस्ट्रेस कॉल्स भेजे जा रहे थे। वायरलेस ऑपरेटर लगातार नियर बाय शिप्स को मैसेज कर रहे थे। सीक्यूडी और बाद में एसओएस सिग्नल भेजे गए। सबसे इम्पोर्टेंट नियर बाय शिप था आरएमएस कैरपटिया। कैरपटिया ने डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव किए और टाइटैनिक की तरफ फुल स्पीड से बढ़ना शुरू किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कैरपेटिया काफी दूर था। टाइटैनिक के पास उतना टाइम नहीं था। एक और शिप के नाम अक्सर टाइटैनिक की कहानी में आता है, एसएस कैलिफोर्नियन। इस शिप के रोल को लेकर हिस्ट्री में एक बहुत डिबेट हुई है, क्योंकि वो रिलेटिवली करीब था, लेकिन उसने टाइमली रेस्क्यू क्यों नहीं किया। ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना रहा। अब अपन बात करते हैं टाइटैनिक के कुछ आखिरी पल। रात अब और गहरी हो चुकी थी। लाइफ बोट्स एक एक करके निकल चुकी थी। बहुत से लोग अब भी शिप पर फंसे हुए थे। पानी ऊपर डेक के करीब पहुंचने लगा। लाइट्स अभी कुछ देर तक चल रही थी, लेकिन सिस्टम पर प्रेशर बढ़ रहा था। शिप का वो बहुत नीचे चला गया और स्टर्न यानी पिछला हिस्सा ऊपर उठने लगा। अब टाइटैनिक इम्पॉसिबल एंगल पर था। इस वक्त शिप के अंदर की चीजें टूट रही होंगी, फर्नीचर स्लाइड कर रहा होगा, लोग संभालने की कोशिश कर रहे होंगे और हर तरफ चीखें, दुआएं और अफरा तफरी का माहौल होगा। फिर टाइटैनिक का स्ट्रक्चर एक्सट्रीम प्रेशर में आया। कॉमनली एक्सेप्टेड अकाउंट के मुताबिक शिप दो हिस्सों में टूट गया। पहले फ्रंट सेक्शन समुद्र के नीचे गया, फिर रियर सेक्शन कुछ देर तक पानी पर रहा और आखिरकार वो भी डूब गया। डेट ऑफिशियली अब 15 अप्रैल 1912 हो चुकी है। लगभग 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह अटलांटिक ओशन के अंदर चला गया। बस इतना ही वक्त लगा दुनिया के सबसे शानदार जहाजों में से एक को
अपनी पहली यात्रा में समुंदर के नीचे जाने में। समुंदर में बचे लोगों के साथ आखिर क्या हुआ होगा? जब टाइटैनिक डूबा तो जो लोग लाइफ बोट तक नहीं पहुंच पाए, उनमें से बहुत से लोग फ्रीजिंग अटलांटिक वाटर में गिर गए। और यहाँ टाइटैनिक ट्रेजेडी का सबसे हॉरिफाइंग पार्ट शुरू होता है। नॉर्थ अटलांटिक के पानी इतना ठंडा था कि इंसान कुछ ही मिनट्स में हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकता था। कई लोग तुरंत शौक में चले गए, कई लोग ठंड से जम गए, कई लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे। लाइफ बोट्स में बैठे लोगों ने अंधेरे समुंदर में उन चीखों को सुना। सोचो उस इमोशनल ट्रॉमा को। आप जिंदा हो, लेकिन आपके पास 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 पानी में डूबते और ठंड से मरते लोगों की आवाजें गूंज रही है और आप उन सबको बचा नहीं पा रहे। ये टाइटैनिक ट्रेजेडी का वो हिस्सा है जिसे समझना भी मुश्किल है। रेस्क्यू कैरपेटिया का आना। टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल मिलने के बाद आरएमएस कैरपेटिया रेस्क्यू के लिए दौड़ी। कैरपेटिया के कैप्टन ने स्पीड बढ़ाई, रिस्क लिया और जितनी जल्दी हो सके टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंचने की कोशिश की। लेकिन जब तक कैरपेटिया पहुंची, टाइटैनिक डूब चुका था। कैरपेटिया ने समुंदर में मौजूद लाइफ बोट से सर्वाइवर को उठाना शुरू किया। थके हुए रो रहे शौक में डूबे लोग, जिनमें वुमेन, चिल्ड्रन और कुछ आदमी भी शामिल थे, रेस्क्यू किया गया। आखिरकार टाइटैनिक डिसास्टर में लगभग 700 के आसपास लोग बच गए, जबकि 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। एग्जैक्ट नंबर सोर्सेस के हिसाब से थोड़े वेरी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेजेडी का स्केल वही है। टाइटैनिक एक मास डिसास्टर था। सबसे ज्यादा कौन बचा और कौन सबसे ज्यादा मरा? टाइटैनिक ट्रेजेडी ने एक बहुत कड़वा सच भी दिखाया। सर्वाइवर सबके लिए इक्वल नहीं था। वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट के चलते उनकी सर्वाइवर रेट रिलेटिवली बेटर रही, लेकिन सब नहीं बचे। फर्स्ट क्लास पैसेंजर के सर्वाइवल रेट ओवरलोड थर्ड क्लास के मुकाबले बेटर था। इसके रीजन मैं बताता हूँ। उनका लोकेशन लाइफ बोट के बहुत ही पास था, इंफॉर्मेशन उन तक जल्दी पहुंची और एक्सेस और मूवमेंट आसान था। थर्ड क्लास पैसेंजर में सबसे ज्यादा जान गई। रीजन मैन इंक्लूड किया जाता है। लोअर डेक पर होना, लैंग्वेज बैरियर्स, कंफ्यूजन, अपर डेक तक पहुंचने में दिक्कत, डिलेड एक्सेस, ओवरऑल क्लास बेस्ड स्ट्रक्चर डिसएडवांटेज। ये टाइटैनिक का एक सोशल लेसन भी है। डिसास्टर के वक्त भी सोसाइटी की इनइक्वलिटी खत्म नहीं होती, कई बार वो और ज्यादा सामने आ जाती है। टाइटैनिक डिसास्टर के बाद दुनिया का रिएक्शन आखिर क्या रहा होगा? जब टाइटैनिक के डूबने की खबर दुनिया तक पहुंची तो लोग शौक में आ गए। न्यूज़पेपर में हेडलाइन छा गई। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा मॉडर्न शिप डूब सकता है। पहले कंफ्यूजन भी हुआ। कुछ रिपोर्ट्स ने पहले गलत इंफॉर्मेशन दी कि सबसे पहले सिर्फ टॉक किया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आया और वो सच बहुत ही दर्दनाक था। फैमिलीज अपने लव्ड वंस का इंतजार कर रही थी। न्यूयॉर्क में लोग डॉक्स पर खड़े थे। कई लोगों को पता नहीं था कि उनके अपने जिंदा हैं या नहीं। टाइटैनिक की ट्रेजेडी एक ग्लोबल इमोशनल इवेंट बन गई। अब इंक्वायरी गलती किसकी थी आखिर? टाइटैनिक के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, अमेरिका में भी और ब्रिटेन में भी। इन इंक्वायरीज में कई इंपॉर्टेंट सवाल उठाए। टाइटैनिक इतनी स्पीड पर क्यों चल रहा था जब आइसबर्ग वार्निंग मिल चुकी थी? लाइफ बोट्स इतनी कम क्यों थी? एवैक्यूएशन ट्रेनिंग और ड्रिल्स बेटर क्यों नहीं थी? नियर बाय शिप से कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्स में प्रॉब्लम क्यों हुई? सेफ्टी रूल्स आउटडेटेड क्यों थे? इन इन्वेस्टिगेशन ने ये क्लियर किया कि टाइटैनिक डिसास्टर सिर्फ एक आइसबर्ग की वजह से नहीं हुआ। ये ह्यूमन एरर, ओवर कॉन्फिडेंस, पुअर प्लानिंग, आउटडेटेड सेफ्टी रूल्स और कम्युनिकेशन फेलर्स का कॉम्बिनेशन था। यानी टाइटैनिक को सिर्फ आइसबर्ग ने नहीं डुबाया, टाइटैनिक को इंसानी जरूर सिस्टम की कमी और सेफ्टी को अंडर एस्टिमेट करने की आदत ने भी डुबोया है। टाइटैनिक डिसास्टर के बाद क्या बदला आखिर? टाइटैनिक के डूबने के बाद मैरीटाइम सेफ्टी रूल्स में बहुत बड़े चेंजेस आए। लाइफ बोट्स के रूल बदले। अब ये जरूरी किया गया था कि जहाज पर सब लोगों के लिए इनफ लाइफ बोट्स हों।
24 घंटे रेडियो वॉच, वायरलेस कम्युनिकेशन का सिस्टम और स्ट्रिक्ट बनाया गया ताकि डिस्ट्रेस मैसेजेस मिस ना हो। आइस पेट्रोल नॉर्थ अटलांटिक में आइसबर्ग मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटन किया गया ताकि शिप्स को टाइम पर वार्निंग मिल सके। सेफ्टी ड्रिल्स और प्रोसीजर्स, पैसेंजर इवैक्यूएशन और इमरजेंसी प्रिपेयरनेस पर ज्यादा फोकस आया। टाइटैनिक डिसास्टर ने दुनिया को ये समझा दिया कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो, सेफ्टी रूल्स और ह्यूमन डिसिप्लिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइटैनिक का ब्रेक कब मिला? टाइटैनिक टूटने के बाद कई सालों तक उसका एग्जैक्ट ब्रेक समुद्र की गहराइयों में गुम रहा। लोग टाइटैनिक की कहानी जानते थे, लेकिन उसका एक्चुअल ब्रोकन बॉडी समुद्र के नीचे कहाँ है ये बहुत टाइम तक एक मिस्ट्री बना रहा। फिर 1985 में टाइटैनिक का ब्रेक फाइनली डिस्कवर किया गया। फेमस ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलार्ड और उनकी टीम ने नॉर्थ अमेरिका के डीप ओशन फ्लोर पर टाइटैनिक के रिमेन्स लोकेट किए। जब टाइटैनिक का ब्रेक मिला तो दुनिया एक बार फिर इमोशनल हो गई। सिर्फ 2 हिस्सों में पड़ा था। उसके आसपास टाइटैनिक का फर्नीचर, पर्सनल बिलोंगिंग्स, प्लेट्स, जूते, मेटल स्ट्रक्चर और कई और चीजें बिखरी हुई थी। ये सिर्फ एक ब्रेक नहीं था, ये एक अंडर वाटर ग्रेव साइट थी, एक समुद्र में कब्रिस्तान, एक साइलेंट मेमोरियल जहाँ टाइटैनिक के साथ मरने वाले लोगों की याद समुद्र के नीचे सदियों तक बसी रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइटैनिक इतना फेमस क्यों रहा। अब सवाल ये आता है कि टाइटैनिक दुनिया के इतने सारे शिप डिसास्टर में से सबसे ज्यादा फेमस क्यों है। इसके कई रीजन्स हैं। सिंबल ऑफ ह्यूमन एरोगेंस, टाइटैनिक इंसानी ओवर कॉन्फिडेंस का सिंबल बन गया। एक ऐसा शिप जिसे मॉडर्न इंजीनियरिंग का मायनेकर कहा गया, वो अपनी फर्स्ट वोयेज में ही डूब गया। सेकेंड है रिच वर्सेस पुअर का कॉन्टेस्ट। टाइटैनिक पर सोसाइटी की अलग अलग क्लासेस एक ही जगह मौजूद थी। डिसास्टर ने दिखाया कि इमरजेंसी में प्रिविलेज और डिसएडवांटेज कितना मैटर करता है। तीसरा है पर्सनल स्टोरीज। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ नंबर की नहीं है, ये इंडिविजुअल स्टोरी की कहानी है। हस्बैंड, वाइफ, माँ, बच्चा, इमिग्रेंट फैमिलीज, म्यूजिशियंस, ऑफिसर्स, डिजाइनर्स, कैप्टन, सबकी अलग अलग कहानी थी। चौथा है ड्रामा, स्केल और इमोशन। एक जायंट लग्जरी शिप, प्रीजियन अटलांटिक, आइसबर्ग कोलिजन, डिस्ट्रेस कॉल्स, लाइफ बोट, सेक्रीफाइस, लव, डेथ, फाइनल सिंकिंग। इस कहानी में वो सब कुछ है जो हिस्ट्री को अनफॉरगेटेबल बना देता है। पांचवा और लास्ट है मूवीज और पॉप कल्चर। टाइटैनिक पर बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और स्पेशली जेम्स कैमरॉन की फिल्म टाइटैनिक 1997 ने इस ट्रेजेडी को दुनिया के हर कोने तक पहुंचा दिया। फिल्म फिक्शनल लव स्टोरी पर बेस्ड थी, लेकिन उसने रियल डिसास्टर के इमोशन को ग्लोबल लेवल पर और ज्यादा फेमस कर दिया। अब आप ये सोचो कि टाइटैनिक आखिर हमें क्या सिखाता है। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक पुरानी हिस्ट्री स्टोरी नहीं है, ये आज भी रेलिवेंट है। टाइटैनिक हमें कई बड़े लेसन देता है। लेसन पहला है, टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती, चाहे मशीन कितनी भी एडवांस हो उसमें फ्लो हो सकते हैं। लेसन नंबर 2, ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरस होता है। जब इंसान सोचने लगता है कि अब कुछ गलत हो ही नहीं सकता, वहीं से गलती शुरू होती है। लेसन नंबर 3, सेफ्टी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। लग्जरी, स्पीड, प्रॉफिट, इमेज, इन सबसे पहले सेफ्टी आनी चाहिए। लेसन नंबर 4, डिसास्टर सबको इक्वल हिट नहीं करता। क्लास, एक्सेस, इंफॉर्मेशन और प्रिविलेज का इम्पैक्ट क्राइसिस के वक्त बहुत ज्यादा होता है। लेसन नंबर 5, ह्यूमन करेज भी उतना ही रियल है जितना फेयर। टाइटैनिक पर पैनिक था, कंफ्यूजन था, डेथ थी, लेकिन साथ ही करेज, सैक्रिफाइस और ह्यूमैनिटी भी थी। फाइनल कंक्लूजन ये है कि टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं, एक वार्निंग थी। टाइटैनिक की कहानी शुरू हुई थी सपनों, इंजीनियरिंग और लग्जरी के साथ। लोगों ने सोचा था ये फ्यूचर का सिंबल है, एक ऐसा जहाज जो इंसानी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा। लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात में सब कुछ बदल दिया। एक आइसबर्ग से टक्कर, कुछ कंपार्टमेंट में घुसता पानी, अब लाइफ बोट्स, कंफ्यूजन, पैनिक, फ्रीजिंग ओशन और कुछ ही घंटों में दुनिया का सबसे फेमस शिप
समुंदर के नीचे टाइटैनिक की कहानी में ग्लैमर भी है, ट्रेजेडी भी है, हिस्ट्री भी है और इंसानी नेचर का सच भी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि नेचर के सामने इंसान कितना छोटा है और सेफ्टी के सामने ईगो की कोई वैल्यू ही नहीं है। टाइटैनिक डूब गया लेकिन उसकी कहानी कभी नहीं डूबी। आज भी जब हम टाइटैनिक का नाम लेते हैं तो हम सिर्फ एक शिप को याद नहीं करते, हम याद करते हैं उन सपनों को जो उस पर सवार थे, उन लोगों को जो कभी घर नहीं लौट पाए और उस सबक को जो दुनिया ने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सीखा। ये थी टाइटैनिक की पूरी कहानी।